हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 यूनिट फर्स्ट, यूनिट एंड डायमेंशंस। क्लास 11 की जो सबसे पहली यूनिट है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में। तो डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स एक्चुअली है क्या। तो फिजिक्स क्या है, स्टडी है, यानी कि एक ब्रांच हो गई साइंस की, और उस ब्रांच के अंदर फिजिक्स क्या हो गया, एक स्टडी हो गई। स्टडी किसकी, नेचर की। और जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उन नेचुरल फिनोमिनाज की जो स्टडी है, वो जो स्टडी है वो कहलाएगी फिजिक्स। अब सुबह हो रही है तो सुबह के टाइम पर जो सन होता है उस सन का कलर रेडिश नज़र आता है। शाम को जब सन सेट होता है इवनिंग के अंदर, इवनिंग में अगेन जो सन होता है वो रेडिश टाइप का होता है। बट दोपहर को जब हम देखते हैं सन को तो वाइटिश टाइप का नज़र आता है। तो ऐसा क्यों है, ये क्या फिनोमिनाज है। और बात हुई रेनबो की। बारिश के बाद हमेशा अपोजिट टू द सन हमें रेनबो नज़र आता है। और वो जो रेनबो है वो 7 कलर के अंदर, वहाँ पर जो कलर हैं वो स्प्लिट कैसे हो जाते हैं, ये जो फिनोमिना है। स्टार्स का ट्विंकल करना, यानी जो स्टार्स रात को चमक रहे हैं, वो जो ट्विंकल कर रहे हैं वो किस वजह से हो रहा है। ये जितने भी फिनोमिनाज हैं, विंड वगैरह, एयर रेजिस्टेंस वगैरह, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। किसकी मदद से, थर्मल की वजह से, या फिर बात करें हम काइनेटिक एनर्जी से। उसके अलावा और भी जो भी प्रोसेसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्या क्या फिनोमिनाज हैं, उन सब की स्टडी कहलाती है फिजिक्स। तो सिंपली अगर मैं वर्ड की बात करूं तो सिंपली फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, यानी जो लॉ उसके अंदर यूज हुए हैं उन लॉ की स्टडी, और साथ ही साथ जो फिनोमिना हो रहे हैं उस फिनोमिना के अंदर क्या क्या पैटर्न हो रहा है, किस वजह से वो फिनोमिनाज हो रहे हैं, उन सब की स्टडी फिजिक्स कहलाती है। तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है हमने। डेफिनेशन में लिखा है फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। मीन्स जो फिजिक्स है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फिजिस्ट ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ नेचर, यानी जो भी फिजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, नेचर के फिनोमिना को ऑब्जर्व किया एंड ट्राई टू फाइंड पैटर्न दैट रिलेट दिस फिनोमिनाज, और किन वजह से ये फिनोमिना हो रहे हैं, क्या क्या पैटर्न है उनको रिलेट किया। जो पैटर्न है ये क्या कहलाते हैं, फिजिकल थ्योरीज और फिजिकल लॉज, यानी जो भी पैटर्न इसके अंदर आए, ये क्या क्या फिनोमिनाज हैं, क्या क्या नेचर के अंदर हो रहा है, क्या क्या नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उनकी जो स्टडी है उनको क्या बोला गया है, फिजिक्स बोला गया है। तो सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फिजिक्स क्या हो गया, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, यानी स्टडी होगी नेचर की, और जो लॉ हैं उसके अंदर जो यूज हुए उनको क्या बोला गया है, फिजिक्स बोला गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक चेस बोर्ड है, इस तरीके से। यह है चेस बोर्ड, और चेस बोर्ड के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर ऊँट हो गया, यहाँ घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, वजीर हो गया, राजा हो गया, इस तरीके से। अब सपोज 2 पर्सन खेल रहे हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन है बी, और जो पर्सन कोई भी एक और है जिसका नाम दिया हमने सी। ये सी क्या कर रहा है, इनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया,
कि ऑब्जर्व किया कि जो हाथी है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है इस तरीके से, या फिर वो इस तरीके से मूव करेगा। यानी इसने ऑब्जर्व किया कि जो हाथी है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर। यानी हाथी तो मुड़ नहीं सकता, तो हाथी क्या कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है या इस तरीके से मूव कर रहा है। उसने इस चीज़ को नोट कर लिया। अगेन क्या देखा घोड़ा है, वो 2.5 कदम चलता है, 1 2 इस तरीके से, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो एलिमेंट रखा हुआ है वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, या फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इस तरीके से उसने क्या किया, एक नोटबुक ली, इन दोनों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से खेला जा रहा है ये। अब इनको खेलते हुए देखा उसने कि ये जो है यहाँ पर एलिमेंट रखा हुआ है ये स्ट्रेट जा रहा है, या तो इस तरीके से जा रहा है या इस तरीके से जा रहा है। इसने इस चीज़ को नोट करना स्टार्ट कर दिया। इसको देखा या तो यहाँ जा रहा है वो या यहाँ जा रहा है, उसने इस चीज़ को नोट किया। फिर देखा उसने ऊँट है वो हमेशा डायगनली जाता है इस तरीके से, या फिर इस तरीके से जाएगा। यानी उसने ऑब्जर्व किया कि इसका काम है सीधा जाना, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। इसका काम है 2 कदम आगे जाके या तो इधर या इधर। और जो ऊँट है ये क्या कर रहा है, डायगनली जा रहा है। और वज़ीर की बात करें हम, तो वज़ीर क्या करता है, तो उसने अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना स्टार्ट कर दिया कि ये ऐसा गया, ये इस तरीके से मूव किया, ये डायगनली गया। अब बात आई वज़ीर की। अब वज़ीर ने क्या किया, सीधा गया वो, कभी ऐसा गया वो, कभी डायगनली गया वो, या पीछे आ गया वो। उसने देखा कि जो भी एलिमेंट यहाँ पर लिए गए हैं, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, इनका हर एक का अलग अलग तरीका चलने का। तो चलने का तरीका है तो वही चीज़ें हो रही हैं। रात को स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी स्टडी हो गया, फिजिक्स क्या क्या लॉज हैं उसके पीछे, उनको पढ़ेंगे, वो फिजिक्स में आएगा। और साथ ही साथ उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इसने क्या कि अपनी नोटबुक में नोट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें फिजिक्स को समझने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 4 चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास होता है, फर्स्ट होता है इवेंट, कि क्या घट रहा है। सेकंड बात करें हम ऑब्जर्वेशन की। थर्ड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ हमारे पास हो गया लॉज। यानी ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, फिजिक्स बना रही हैं। इनको समझना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन सो रहा था पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ से क्या हुआ, एप्पल नीचे गिरा। तो उसने क्या देखा कि एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे की तरफ गिर गया। यानी इवेंट क्या हुआ वहाँ पर, इवेंट ये हुआ कि जो एप्पल है वो पेड़ से नीचे की तरफ गिरा। यानी उसने क्या किया, इवेंट देखा कि जो एप्पल है वो क्या हुआ, पेड़ से नीचे की तरफ गिर गया। उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। यानी कि इवेंट क्या हो गया, एप्पल का गिरना। यानी जो एप्पल गिरा वो हो गया इवेंट। ऑब्जर्व किसने किया, न्यूटन ने किया। न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। उसने क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे, उस एप्पल को उठाया, फिर से गिराया, तो अगेन क्या हुआ, वो नीचे हुआ। वो दौड़ा दौड़ा घर गया। घर जाकर के उसने क्या किया, चेयर रखी थी, चेयर को ऊपर उठाया, छोड़ दिया, वो नीचे आ गई। और भी 2-4 चीज़ें की उसने, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। और भी कुछ उठाया, पत्थर लिया, वो नीचे गिरा, वो भी नीचे आ गया। चौक लिया, वो उठाया, वो भी नीचे की तरफ आ गया। यानी लास्ट में क्या हुआ, खुद गया, वो टेबल के ऊपर चढ़ा, एयर में आ गया, फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया। यानी उसने ऑब्जर्व किया कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसको हमने रिलीज़ कर दिया तो कहाँ आ रहा है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है। यानी ये उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, अकेला एप्पल के ऊपर नहीं किया। उसने क्या किया, और भी एक्सपेरिमेंट्स किए कि कोई भी चीज़ है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। यानी उसने सोचा जो अर्थ हमारे पास है, जो अर्थ है वो क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है। और वो फोर्स क्या कर रही है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो वहाँ से उसने क्या दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। ये तो एक्सपेरिमेंट किए उसने। फिर उसने क्या बनाए, लॉ बनाए। लॉ क्या बनाए कि अर्थ के पास एक फोर्स है, वो फोर्स क्या कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो हमारे पास हैं 4 चीज़ें। सबसे पहले हो गया इवेंट। इवेंट का मतलब कि कोई भी इवेंट हो रहा है, यानी
जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जो एप्पल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसने घर जाकर एक्सपेरिमेंट किए और वहाँ से क्या बनाया, लॉ बनाया। लॉ क्या बनाया कि अर्थ के पास एक फोर्स है और वो फोर्स क्या कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये है हमारे पास फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले बात क्या हो गई, फिजिक्स क्या हो गया, स्टडी है। सिंपली क्या है, स्टडी है नेचर की, और उसके जो भी लॉज हैं उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, फिजिक्स कहलाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स किससे बनेगा, फिजिक्स बनेगा इन 4 चीज़ों से, इवेंट से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, और लास्ट में क्या है, लॉज। इन सबको मिला करके क्या बन गया हमारे पास, फिजिक्स बन गया। यानी लॉ आ गया हमारे पास, ये बात हो रही है लॉज की। ये क्या है हमारे पास, जो भी नेचुरल फिनोमिना थे, यानी जो नेचर हो रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसने किया और यहाँ से लॉ बनाए, इन सब से मिलकर क्या बन गया हमारे पास, फिजिक्स बन गया। इसके बाद जैसे हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का जो हमारी यूनिट है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। अब चर्चा करेंगे हम यूनिट के बारे में, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डायमेंशंस, कि डायमेंशंस का यूज़ क्या है, डायमेंशंस हम क्यों पढ़ेंगे, क्या उनका यूज़ होने वाला है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स को पढ़ने से पहले एक टर्म है हमारे पास, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और यूनिट्स को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल का मतलब क्या हो गया, जो बात करें हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो फिजिकली कोई भी हमारे पास है, अब जो क्वांटिटीज़ हैं ये होती क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे समय को मापना है, यानी जो टाइम है उसे क्या करना है, मुझे मापना है। तो उस समय को मापने के लिए मेरे पास एक अप्रोप्रिएट क्या होनी चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए कि मैं बता सकूं कि भाई समय को मापने के लिए हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल क्लॉक है, घड़ियां हैं। घड़ियां क्या करती हैं, वो समय का मेजरमेंट करती हैं, कि उसको मापने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं हम, वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वेट की बात करें हम तो वेट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास वेइंग मशीन होती है। वेइंग मशीन का मतलब क्या हो गया, जो वेइंग मशीन है वो सिर्फ वेट के बारे में बताएगी। और जो टाइम की बात है तो टाइम क्या करेगा, हमें सिर्फ उसके बारे में बताएगा भाई सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, जो भी इवेंट हो रहे हैं उनके बारे में जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें हम तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, इफ ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज, उसे क्या बोला गया है, फिजिकल क्वांटिटी बोला गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम को मापना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, और वो क्वांटिटी सिर्फ टाइम के बारे में बताएगी। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, और वो जो क्वांटिटी होगी वो सिर्फ टाइम के बारे में बताएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर मैं बोलूँ कि सुबह के 10 बज रहे हैं, उस टाइम मेरा जो वेट है वो 5 kg है, और 12 बज रहे हैं तो 50 kg हो गया। यानी इसमें दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। टाइम चेंज होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है उसके लिए एक क्वांटिटी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी कि वही क्या करेगा, टाइम के बारे में बताएगा। अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट के लिए मेरे पास वेइंग मशीन होनी चाहिए, वही मुझे बताएगी कि मेरा एक्चुअल वेट क्या है। टाइम तो नहीं बताएगा कि मेरा एक्चुअल वेट क्या है। तो इनके लिए मुझे एक एक क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। वो जो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करेंगे हम, उस क्वांटिटी को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस और हेल्प अस
to define the laws of physics। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस एंड हेल्प अस, हमारी मदद करती है किस चीज़ में? जो भी लॉ हैं फिजिक्स के उनको डिफाइन करने में फिजिकल क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास 3 होती हैं। फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ ये हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसके बाद हमारे पास होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सेकंड है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और थर्ड हमारे पास है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके लिए हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। सबसे पहले फंडामेंटल, फिर होता है ड्राइव्ड, फिर होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम, द क्वांटिटीज़ विच solely define physics and are the quantities which solely define physics and are independent of other physical quantities। मीन्स वो क्वांटिटी जो फिजिक्स को डिफाइन करती हैं। सोलली डिफाइन का मतलब क्या है? जो आंतरिक यानी कंप्लीटली जो फिजिक्स है उसको जो डिफाइन करेंगी वो होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये 7 होती है हमारे पास। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये कंप्लीट फिजिक्स को डिफाइन करती हैं। फिर आता है हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्या होती है हमारे पास? द क्वांटिटीज़ विच आर फॉर्म्ड, द क्वांटिटीज़ विच आर formed by the combination of two or more
यानी कि वो क्वांटिटी जो दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो कम्बिनेशन होता है, वो जो कम्बिनेशन है वो क्या बनता है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैथ के अंदर कि डेरिवेशन बोला जाता है, तो डेरिवेशन का मतलब क्या है, उस मैथ के अंदर अलग अलग फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, वहाँ से जो रिजल्ट आता है वो डेरिवेशन कहलाता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हो गया, वो क्वांटिटीज़ जो कम्बिनेशन होती हैं दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उन्हें बोला जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये क्वांटिटीज़ यानी कि ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एड ऑन होती है। एड ऑन का मतलब ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ये हमारे पास दो होती हैं, एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, और सेकंड होता है इसके हमारे पास सॉलिड एंगल। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो होती हैं, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल हम सिंपली पढ़ते हैं थीटा के बारे में, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन हो गई। सॉलिड एंगल की बात करें हम तो ये कहलाता है स्टीरेडियन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सिंपली फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिर हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, थर्ड हमारे पास है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, वो क्वांटिटीज़ जो कंप्लीट फिजिक्स को डिफाइन करती हैं, सोलली डिफाइन करती हैं। सोलली मतलब कंप्लीटली, यानी कि आंतरिक, अंतरात्मा की बात करते हैं हम तो सोल की बात होती है हमारे पास। तो जो कंप्लीटली फिजिक्स को डिफाइन करती हैं और वो इंडिपेंडेंट होती हैं किसके, जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिर आता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब यही है कि ये दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कम्बिनेशन होती हैं, यानी कंबाइन करने के बाद जो क्वांटिटी बनेगी, यानी दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जब हम कंबाइन करेंगे, कम्बिनेशन के बाद जो भी क्वांटिटी बनेगी वो ड्राइव्ड क्वांटिटी बनेगी। फिर होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब यही है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं उन क्वांटिटीज़ का ऐड ऑन होती हैं, उन्हीं के साथ जोड़ा जाता है, और ये दो होती हैं, एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। इसको नोट करिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, जो कंप्लीटली फिजिक्स को डिफाइन करेंगी और इंडिपेंडेंट होती हैं फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास होता है, बात करें हम मास की, मास की यूनिट होती है हमारे पास केजी। दूसरा होता है हमारे पास लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। फिर होता है हमारे पास टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकंड। नंबर 4 होते हैं हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, के से उसको डिनोट करते हैं हम। नंबर 5 होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। नंबर 6 होता है हमारे पास
नंबर 6 इज मास ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट होती है मोल। नंबर 7 होता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। इस तरीके से ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लगभग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये आप सबके लिए एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका जनरली यूज़ कॉलेज वगैरह जब पढ़ते हैं, हम आगे जाकर हायर स्टडीज़ करते हैं, उनमें इनका यूज़ होता है। अदरवाइज़ जो हमारे पास सिलेबस में है ये 6 जो चीज़ें हमारे पास हैं, यानी कि ये जो 7 हैं, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी बन गई? 7 बन गई। ये सातों की सातें कंप्लीट फिजिक्स को डिफाइन करती हैं। उसके बाद जो भी यूनिट वगैरह आती हैं, कुछ भी क्वांटिटी की बात होती है, तो वो कम्बिनेशन होते हैं इन सब का। अदरवाइज़ ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कंप्लीट फिजिक्स को डिफाइन करती हैं। तो ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? मास हो गया, इसकी यूनिट क्या हो गई? केजी। लेंथ हो गया, यूनिट क्या होगी? मीटर। टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, मास का हो गया मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया हमारे पास कैंडेला। तो ये होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ are elementary. These are elementary quantities, यानी कि ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। उसके अलावा जो भी क्वांटिटी होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? ड्राइव्ड होंगी इन सब से। इसके बाद बात करें हम, इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है यूनिट्स। हमने नाम बता रखा है इसका यूनिट। यूनिट होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो होता क्या है यूनिट? यूनिट होता है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड। यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक स्टैंडर्ड मेजर होता है। स्टैंडर्ड मेजर का मतलब क्या हो गया? हम बाज़ार गए और वहाँ से लेके आना है हमें शुगर लेके आनी, सपोज़ करो। तो शुगर जब लेके आएंगे तो उस केस में क्या होता है? हम शॉपकीपर के पास गए और उसको बोला कि हमें चीनी दे दो। अब चीनी ये तो नहीं बोलेंगे कि 5 लीटर शुगर दे दो हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये तो प्रॉपर बना नहीं, क्योंकि जो शुगर है वो किस में आ गया? मास में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि 5 kg शुगर दे दो। यानी कि जो यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब यही है कि स्टैंडर्ड मेजर होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का। अगर हम मास की बात कर रहे हैं तो वो किस में होगी? केजी के अंदर होगी। अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर में होगी। ऐसा तो है नहीं कि क्या बोले हम लेंथ की बात हो रही है कि ये जो पोल है ये इतना लीटर लंबा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम कि इतना मीटर है वो। या ये बोलेंगे कि लंबाई की बात करें, हम लेंथ की बात करें, तो उसको हम अप्रोप्रिएट किस में करेंगे? मीटर के अंदर डिनोट करेंगे। टाइम को हम किस में डिनोट करेंगे? सेकंड के अंदर करेंगे। टेम्परेचर को किस में करेंगे? केल्विन के अंदर करेंगे। तो जो यूनिट होती हैं वो क्या होती है? स्टैंडर्ड मेजर होती है फिजिकल क्वांटिटी का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो स्टैंडर्ड मेजर होगा वो यूनिट कहलाएगा। और जो यूनिट होती है हमारे पास सबसे पहले SI यूनिट्स।
फिर होती है हमारे पास SI, MKS, CGS, FPS, ये है हमारे पास। SI का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी जो SI का मतलब ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। MKS का मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास मीटर। K का मतलब क्या हो गया? केजी। और S का मतलब क्या हो गया? सेकंड। CGS की बात करें हम तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, और ये हमारे पास हो गया सेकंड। अब जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन की बात करें हम तो ये हो गया फुट, ये हो गया पौंड, और ये हो गया सेकंड। अब इनको यूनिट जो है हमारे पास है, इनको इस तरीके से नाम क्यों दिया गया? पहले ये चीज़ें यूज़ होती थी, अब ये यूज़ हो रहा है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि काउंसिल बैठी, एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी, सभी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट वगैरह इकट्ठे हुए, और वहाँ पर अब जो भी वो चीज़ बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर हमने क्या किया? उस चीज़ को बनाया, एक्सपोर्ट कर दिया। किसी कंट्री ने कुछ बनाया, वहाँ से हमने क्या किया? उसको इंपोर्ट कर दिया। यानी जो चीज़ें बनाई हमने, फ़ोन वगैरह बनाए, कुछ और चीज़ें बनाई, तो उनका जो मेज़रमेंट होगा मास के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग, उनका जो मेज़रमेंट होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो चीज़ हर कंट्री के अंदर क्या हो? अप्लीकेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मेज़रमेंट मैं करता हूँ, अगर हम पहले क्या करते थे? माइल की बात करते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या बोलते थे? भाई इतने कोस, इतने माइल, फिर किलोमीटर की बात हुई। अब जो स्टैंडर्ड बनाया है लेंथ के लिए वो हमारे पास क्या हो गया? मीटर हो गया। सेकंड बात करें हम मास के लिए, तो मास के लिए जो अप्रोप्रिएट यूनिट हुई वो केजी हुई, यानी कि हर जगह क्या ये एक्सेप्टेबल है कि हर जगह इनको क्या किया जाए? एक्सेप्ट किया जाए कि ये चीज़ें ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। टाइम के लिए क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब यहाँ पर बात करें हम, ये फुट हो गया। ब्रिटिश में जैसे लेंथ की बात करते हैं हम तो ये हो गया मीटर। SI की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया? मीटर हो गया। ये क्या हो गया? फुट हो गया। ये हो गया सेंटीमीटर। यानी ये क्या हो गया? अलग अलग हो गए, बट इनको इकट्ठा एक जगह काउंसिल बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन हुई, तो हर जगह एक अप्रोप्रिएट जो नाम दिया गया वो हमारे पास क्या हो गया? मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया। मतलब ये जो फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये हर जगह क्या हैं? एप्लीकेबल हैं, इनको कहीं भी पढ़ें हम। अब वही बात होती है करेंसी की बात करें, सपोज हम इंडिया में रुपी है, अमेरिका में डॉलर है, तो कन्वर्जन हो सकता है उनका, करेंसी तो है ही वही, बट उनका क्या किया? कन्वर्जन किया गया। अब फुट की बात करें, उसके बाद सेंटीमीटर की बात करें, मीटर की बात करें, इनका कन्वर्जन पॉसिबल है। तो जो भी चीज़ें बनेंगी इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगी। जो हमारे पास यूनिट्स हैं ये क्या होनी चाहिए? इनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगी? चीज़ों का यूज़ होगा। अब यूनिट की बात करें हम तो यूनिट क्या होनी चाहिए? ये यूनिट शुड बी सच दैट इट इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ये यूनिट, कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर, ए यूनिट इज such that it is accepted वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए? वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? अगला पॉइंट हमारे पास होना चाहिए इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। इट should be user friendly and not bulky। एक तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और बल्कि नहीं होना चाहिए। बल्कि मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 1 केजी की बात करें हम तो बाट होता है हमारे पास, 1 केजी का बाट, वो किसका बना? लोहे का बना होता है। अब वही चीज़ रुई की बात कर लें हम तो 1 केजी रुई जो होगी उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी बहुत बल्कि हो गया। तो क्या होना चाहिए? वो एक तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और दूसरा वो बल्कि नहीं होना चाहिए, साइज़ में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तीसरा जो होगा हमारे पास, हाँ, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? जो भी यूनिट हमारे पास हैं ये नॉट
अफेक्टेड बाय नेचुरल फिनोमिनाज, यानी कि ये नेचुरल फिनोमिना से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। नेचुरल फिनोमिना से अफेक्टेड का मतलब क्या हो गया, बारिश हो गई, धूप हो गई, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, उनके अकॉर्डिंग इनके मेजरमेंट में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज तो चलो ठीक है 1 मीटर है, ये लेंथ हो गया हमारे पास, एक स्केल है, इस स्केल का जो लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो गया, बारिश हो गई या धूप हो गई तो ये लंबा हो गया। अब जो स्केलिंग हमने लिया है, ये जो स्केल हमारे पास है, चाहे फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी, जो फिजिकल जो नेचुरल फिनोमिना कुछ भी हो, उनके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मीटर का मतलब यही एक स्केल है जो उसको मेज़र करे। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री के बारे में और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में, इनको नोट करिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज हो चुकी हैं। सेकंड हमारे पास है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है ये ऐड ऑन होती है। ऐड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज होती है किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। और ये 2 होती हैं, एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या है, सपोज ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका, एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल पॉइंट ए पर था, उसके बाद मूव करके वो पहुंच गया बी के ऊपर, यानी उसने इतना एरिया क्या किया, स्वेप्ट कर लिया, तो यहाँ से यहाँ मूव हो गया। तो ये जो एंगल के मूव किया, इसको हमने नाम दिया थीटा का। तो यहाँ से जो थीटा है ये कहलाएगा प्लेन एंगल थीटा। तो थीटा क्या होगा, यानी ये तो यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस हो गया इसका, यहाँ से यहाँ ये ओ हो गया। और जब वो ए से बी गया, ये वाला पार्ट, तो आर्क की फॉर्म में गया, तो इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब प्लेन एंगल क्यों बोला है, क्योंकि ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये किस में बन रहा है, ये 2 एक्सिस में बन रहा है। एक तो हमारे पास ये प्लेन है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यानी 2 एक्सिस के बीच में बन रहा है एक्स और वाई के अंदर, इसलिए बोला गया इसको प्लेन एंगल। तो थीटा क्या होता है, आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ये होता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क क्या हो गया, ए बी हो गया, और रेडियस कितना हो गया, ओ ए हो गया, या आर की बात करें हम तो रेडियस हो गया आर। ए बी जो है इसकी यूनिट लेंथ की बात हो रही है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, रेडियस की क्या हो गई, मीटर। तो यहाँ से जो थीटा होता है, यहाँ से क्या लग रहा है कि इसकी यूनिट है ही नहीं, बट जो थीटा होता है इसकी यूनिट होती है रेडियन। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। अब जो रेडियन होता है हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। जो पाई रेडियन होता है उसके अंदर कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। और एक रेडियन के अंदर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 अपॉन में पाई। और कुछ भी एक्स रेडियन निकालना है मेरे को, तो वो हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू में एक्स। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिग्री को और रेडियन को क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ पर। यह था पाई रेडियन, यानी कि रेडियन था हमारे पास, रेडियन को किस में बदल दिया हमने, डिग्री के अंदर बदल दिया, यानी कि रेडियन और डिग्री इनका क्या कर दिया हमने, कन्वर्जन शुरू कर दिया। यानी डिग्री को हम रेडियन में बदल सकते हैं। अगर 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 यहाँ नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में रेडियन,
यानी कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, वो होता है 180 अपॉन में पाई, और 1 डिग्री होता है पाई अपॉन में 180 रेडियन, इस तरीके से। इसके बाद होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो सॉलिड एंगल सेकंड हमारे पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब सभी ने आइसक्रीम खाई हुई कोन वाली, तो कोन इस तरीके से बनता है ऐसे करके। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसको जनरली हम पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज़ होने वाला है। तो अभी याद रखना है कि प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है उसकी होती है स्टेरेडियन। अब इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्राइव्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के साथ साथ हम पढ़ेंगे डायमेंशंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जितना कराया आज उसका नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, और साथ ही साथ वहाँ से जो डायमेंशंस बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।